हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और उसमें अंतर्गत जितने सुधार हुए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लगा के 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके साथ साथ चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में। आज साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे जो अपना ताज का शासन है उसके बारे में। ताज का शासन, ताज का शासन। और ताज का शासन कब तक रहा? ये रहा 1858 से लेके 1947 तक, जब भारत आजाद हुआ तब तक। तो ताज के शासन के बारे में साथियों आज हम पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले अपना जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी। साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजों ने धीरे धीरे कुछ सुधार करना शुरू किया, जिसमें पहला था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये कोई एक भारतीयों के लिए कोई खास सुधार नहीं था, बल्कि उनकी जो प्रशासन है खुद का, उनके लिए एक बहुत बड़ा सुधार था। इसमें हम पढ़ेंगे कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वो था क्या, इसमें क्या क्या दिया था। तो देखो साथियों, इसमें सबसे पहली बात थी कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं क्या था ये, तो हमें बिल्कुल इसको एकदम अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो पहला क्या था कि इसमें जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, उसके पद को क्या कर दिया गया साथियों? समाप्त कर दिया गया कि अब गवर्नर जनरल का कोई पद नहीं रहेगा। दूसरा, इसमें क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको क्या कर दिया गया साथियों? खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब जो ताज का शासन है वो नाम आ गया साथियों। इसमें जो नियंत्रण बोर्ड ठीक है, या एक और था निदेशन कोर्ट। तो नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है, इसके साथ साथ एक बॉडी और बना रखी थी अंग्रेजों ने, निदेशन कोर्ट की। तो ये जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, इन दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहले हमें पता है कि भाई इन दोनों के अधीन काम होता था। तो पहली बात, गवर्नर जनरल का पद खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी खत्म कर दिया गया इसमें, और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो नया क्या किया? तो देखो, नया इसमें किया गया कि जो भारत है उसमें, भारत में जो पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था, जो अंग्रेजों की तरफ से भारत की नियंत्रण रखता था, उसको अब एक नया नाम दिया गया और वो क्या बनाया गया? वायसराय। क्या बनाया गया? वायसराय। तो वायसराय का जो पद था उसका सर्जन किया गया, यानी वायसराय के पद का क्या किया गया? इसमें सर्जन किया गया साथियों, ठीक है। इसके साथ साथ एक नया पद और भारत का राज्य सचिव के नाम से। और ये राज्य सचिव क्या होता था? ये जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल, तो उस मंत्रिमंडल में से एक सदस्य होता था, ठीक है, जिसको भारत का सचिव के नाम से जाना जाता था। तो वायसराय का नया पद बना, भारत का राज्य सचिव के नाम से एक और पद बनाया गया। इसके साथ साथ साथियों हम इसमें देखेंगे कि इसकी ये जो भारत के प्रशासन के ऊपर जो नियंत्रण रखता था, उसके लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकार समिति की टीम बनाई गई। कितने सदस्य? 15 सदस्यीय सलाहकार समिति। तो 15 सदस्य एक सलाहकार समिति का गठन किया गया।
ठीक है। और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होता था, जो भारत का राज्य सचिव होता था वो इसका अध्यक्ष होता था, ठीक है। बाकी इसकी सुविधा के लिए ये 15 सदस्यों की सलाहकार समिति बनाई गई। इसमें इसके ये सारी चीजें इसमें क्या की गई, लागू की गई साथियों। तो देखो 1858 का भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया को खत्म कर दिया गया, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को भी समाप्त कर दिया गया, वायसराय के पद का सर्जन हुआ और भारत का एक राज्य सचिव के नाम का एक और पद का सर्जन किया गया। और जो क्या होता, ब्रिटेन मंत्रिमंडल या ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल थी उसका एक सदस्य होता और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य एक सलाहकार समिति बना दी गई, जिसका अध्यक्ष कौन होता, ये भारत का सचिव होता, ठीक है साथियों। ये थी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके बारे में कुछ विशेषताएं। अब इसके साथ साथ देखो ये कई सारे क्वेश्चन उठते हैं कि देखो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसके साथ साथ भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है साथियों। इसके साथ साथ भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। तो साथियों देखो ये सारे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है साथियों। इसके साथ साथ भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। भारत का पहला वायसराय कौन था, जैसा भी हम पढ़ रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम में कि भाई इसमें वायसराय नाम के एक नए पद का सर्जन किया गया, ठीक है। तो इसका पहला जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और एक प्रश्न ये आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसको अंतिम गवर्नर जनरल था, इसको गवर्नर जनरल हटा करके और इसको क्या बना दिया गया, वायसराय का नाम दे दिया गया। तो साथियों ये थी 1858 के भारत शासन अधिनियम की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। 1861 के कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम वो क्या था, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई 1861 का भारत परिषद अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, ठीक है ना, और वो था क्या। तो देखो साथियों इसमें पहली बात, पहली जो सबसे बड़ी चीज थी 1861 के परिषद अधिनियम में वो ये थी कि जो कानून बनाना है या कानून का निर्माण करना है उसमें पहली बार अब भारतीय भी क्या हो गए, भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। पहली बात कानून निर्माण में, कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने लगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या पढ़ेंगे कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग जो क्या था उस समय हमारा वायसराय, ठीक है ना, भारत देश का वायसराय था अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त, ठीक है, जो महारानी विक्टोरिया के अधीन सीधा क्या करता था, काम करता था। तो जो लॉर्ड कैनिंग था उस लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, ठीक है ना। और वो तीन सदस्य कौन थे, बनारस का राजा, ठीक है, पटियाला का
महाराजा और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ये 3 सदस्य थे जो क्या थे, भारतीय विधान परिषद में मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो इन तीनों सदस्यों को आपको याद रखना है। कौन कौन सदस्य थे? बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव। इनको लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1862 है, ठीक है, वो इन तीनों भारतीयों को विधान परिषद में क्या किया, इसने मनोनीत किया। ठीक है, कब किया था? 1862 में। 1861 में तो अधिनियम आया था अपना। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और दे रखी है साथियों, कि जो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब है, देखो 3 स्टेट थे, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब। ठीक है, और पंजाब, तो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, इसमें क्या किया, विधान परिषदों का गठन किया। विधान परिषदों का गठन किया गया साथियों, गठन किया। ठीक है, देखो साथियों, बंगाल में विधान परिषद का गठन कब किया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कब किया गया और पंजाब में कब किया गया। ठीक है ना, तो बंगाल में कब किया गया, 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और जो पंजाब था, ठीक है ना, उस पंजाब में 1897 में, 1897 में ये ऐसा किया गया साथियों। ठीक है, विधान परिषदों का गठन कर दिया गया, विधान परिषद बना दी गई वहां। ठीक है, इसके साथ साथ एक और लॉर्ड कैनिंग ने जो 1859 में एक पोर्टफोलियो नाम की नीति बनाई थी। ठीक है ना, पोर्टफोलियो की नीति, उसको लागू कर दिया गया इसमें। अब ये पोर्टफोलियो की नीति थी क्या, कि अब इसमें ऐसा था कि जो कोई भी सदस्य था, ठीक है, वो एक से अधिक क्या रख सकता था, अपने पास पदे रख सकता था। तो देखो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, उसमें क्या क्या बताया गया, क्या क्या सुधार किए गए। उसमें यह सुधार किया गया कि पहली बार आप कानून बनाना हो भारत के लिए, तो उसमें भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। और जो लॉर्ड कैनिंग था, उस समय वाइसराय था, उसने भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। और किन किन को किया, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, 3 भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में मनोनीत किया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, इन सब के लिए क्या कर दिया गया साथियों, विधान परिषदों का गठन किया गया। इनमें विधान परिषद बना दी गई। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। इसके साथ साथ 1859 में जो पोर्टफोलियो की नीति लागू की थी, पोर्टफोलियो का मतलब है एक से अधिक विभाग किसी के पास होना। ठीक है, तो देखो साथियों, ये था 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। देखो यहां पे 1892 का जो अधिनियम था, 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। तो हमें 1892 के अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बताना है, विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखो साथियों, 1892 का जो अधिनियम था, उसकी ये विशेषताएं थी कि अब जो विधान परिषद है, उसके काम में थोड़ी क्या कर दी गई, वर्दी कर दी गई। ठीक है, विधान परिषदों के काम में वर्दी कर दी गई। विधान परिषद के कार्यों में वर्दी कर दी गई। कार्यों में क्या किया गया, वर्दी कर दी गई, बढ़ा दी गई। ठीक है ना, अब वो क्या कर सकते थे, अब वो बजट पर जैसे बहस करना और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत थे। बजट पर बहस करना और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया साथी।
क्या किया गया, अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ और विशेषता क्या थी, तो जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान 1892 के, तो जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी, विधान परिषद थी, उनमें क्या कर दी गई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो देखो साथियों, 1892 का अपना अधिनियम था, उसकी यही विशेषता थी। नंबर 1 पे क्या था कि अब जो विधान परिषद है उसके कार्यों में थोड़ी वृद्धि कर दी गई। अब वो क्या कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, ठीक है ना, और कार्यपालिका के जो कोई पर्सन होते तो उनका उत्तर देने के लिए उन्हें अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब इसके बाद में साथियों हम पढ़ रहे हैं कि जो अपना 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसके बारे में। हाँ, तो देखो साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं जो अपना 1909 का 1909 का अधिनियम था उसके बारे में। 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसमें जो दो शब्द हैं मार्ले और मिंटो, तो मार्ले था ये भारत का राज्य सचिव था, राज्य सचिव, और जो मिंटो था ये उस समय वाइसरॉय था, जिस समय 1909 का अधिनियम लग या शुरू किया गया। ठीक है, तो 1909 का भारत शासन अधिनियम, और किस नाम से इसको, मार्ले मिंटो के नाम से। मार्ले कौन था, भारत का राज्य सचिव, और मिंटो कौन था, वाइसराय। मिंटो कौन था, वाइसराय। अब ये शासन अधिनियम क्या था, तो देखो साथियों, इसमें पहला जो काम किया गया, केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद हैं उनके आकार में वृद्धि कर दी गई। पहला काम क्या गया कि केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद हैं उनके आकार में वृद्धि कर दी गई, उनका आकार बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, और उनका आकार कितना किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी तो केंद्रीय जो उनका आकार 16 से बढ़ा करके और 60 कर, या 16 से 60 कर दिया। ठीक है ना, कितना किया गया, 16 से 60 कर दिया गया, उनके आकार में वृद्धि कर दी गई। तो पहला काम क्या गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे उनके आकार में वृद्धि कर दी गई, और एक कितनी की गई, 16 से 60 या 16-60 कर दी गई। ठीक है, उसके बाद में देखो साथियों, अब जो है विधान परिषद के जो जितने भी कार्य हैं उनका दायरा बढ़ा दिया गया। विधान परिषद का या विधान, देखो पहला काम क्या था इसमें कि जो प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद थी उनके आकार में वृद्धि कर दी गई, आकार में वृद्धि कर दी गई। पढ़ लिया ना हमने, कितना कर दिया गया था, 16 से 60। ठीक है, और दूसरा क्या किया गया, ठीक है, तो दूसरा जो विधान परिषद थी उसके कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया, अब उनका काम और बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, और वो क्या बढ़ा दिया गया काम उनका, तो वो अब अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, बजट पर बहस करना और अनुपूरक प्रश्न पूछना।
ठीक है साथियों। और क्या किया गया 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था उसमें, तो देखो जो कोई भी भारतीय था, किसी भी भारतीय को वायसराय और जो गवर्नर के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी कर दिया गया। किसी भी भारतीय को वायसराय व गवर्नर के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो साथियों, जैसे वायसराय और गवर्नर की जो सभा होती थी उसका एक ऐसा सदस्य कौन था, सत्येंद्र सिन्हा। यहां पे लिख लेना सत्येंद्र सिन्हा एक ऐसा भारतीय था जो वायसराय गवर्नर जो था उसकी परिषद का सदस्य था। अब देखो साथियों और क्या किया गया इसमें मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में। तो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में क्या किया गया, मार्ले जो है उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा। ठीक है ना, इस मार्ले ने क्या किया कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। ठीक है, और उसमें कि कोई मुसलमान है उसके लिए अलग से निर्वाचन होगा और उसके जो मतदाता हैं वो भी मुसलमान होंगे। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक जो निर्वाचन है वो देखने को मिला, इसलिए उसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है मार्ले को। ठीक है, तो देखो साथियों मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम हमने क्या पढ़ा, प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद हैं उनके आकार में वृद्धि कर दी कि 16-60 कर दिया गया उनको। अब विधान परिषद के जो कार्यों के दायरे हैं उनको बढ़ा दिया, बजट पर बहस करना, अनुपूरक प्रश्न पूछना। कोई भी भारतीय है वो वायसराय वो गवर्नर के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार भी रखता है, या मिल गया उसको। ठीक है, तो सत्येंद्र सिन्हा क्या थे, सत्येंद्र सिन्हा के बारे में बताया गया है। तो सत्येंद्र सिन्हा क्या थे, वायसराय व गवर्नर की परिषद के ऐसे ही सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। ठीक है, उसके साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या था, वो जनक था। कौन, मिंटो। ठीक है ना, तो मार्लियामेंटो सुधार मार्ले को कहा गया है। इसके साथ साथ देखो अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, और इसको और किस नाम से जाना गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना गया इसको। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे साथियों, जो पहला अक्षर आ रहा है, मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के सचिव उस समय। ठीक है, और चेम्सफोर्ड कौन थे उस समय, वायसराय। ठीक है, इसलिए भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू थे और उस समय वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं इसको। भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या किया गया साथियों कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे उनकी सूची पहचान करके उनको अलग अलग किया गया। देखो पहली बात क्या कहेगी इसमें कि केंद्रीय और जो प्रांतीय विषय हैं इनकी सूची बनाएगी, सूची बनाकर इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, या अलग अलग इनकी सूची बना दी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की, और उन्हें अलग कर दिया गया और दोनों को अधिकार दे दिए, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जो सरकारें थी उनको दोनों का अधिकार दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने अपने विषय पर
अपने अपने विषय पे कानून बना सकते, कानून बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखो पहला क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची बनाई गई, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करी गई, उन्हें अलग अलग कर दिया गया और वो अपनी मर्जी से अपनी सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया। दूसरा, जो प्रांतीय विषय थे उनको पुनः दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। और कौन कौन से भाग थे साथियों, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। एक तो आरक्षित विषय थे, ठीक है, और हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, तो देखो प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है साथियों, और क्या किया गया, देखो सांप्रदायिक आधार पर इसमें जैसा 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में क्या किया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी गई थी। यहां पे क्या किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर जो सिख हैं, भारतीय जो ईसाई थे, ठीक है, आंग्ल भारतीय या यूरोप के हैं, उनके लिए अलग निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार किया गया। सिख, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, सिख, यूरोपीय और जो आंग्ल भारतीय हैं, ठीक है, या भारतीय जो या जो ईसाई हैं, इनके लिए क्या किया गया साथियों, ईसाइयों के लिए, इनके लिए पृथक निर्वाचक के सिद्धांत का विस्तार किया गया, या इनके लिए अलग से निर्वाचन, ठीक है ना, पृथक निर्वाचन किया गया अलग से। ठीक है साथियों, 1909 के भारत शासन अधिनियम। और इसमें एक काम और हुआ कि जो संपत्ति है, शिक्षा है, वह टैक्स के आधार पर मताधिकार का प्रयोग हुआ पहली बार। वोट किसके ऊपर दिए गए, संपत्ति, शिक्षा और कर जो टैक्स दे रहा है, ठीक है ना, तो उनको मताधिकार दिए गए। इनको जिनके पास खूब संपत्ति थी, जो शिक्षित था, जो टैक्स देता था, ठीक है, तो उनको मताधिकार दिए गए। ठीक है, और एक और किया गया इसमें कि जो राज्य की विधानसभाएं थी वो अब अपना बजट खुद तैयार कर सकती थी। राज्य की जो विधानसभाएं थी अपना बजट खुद तैयार करती, अपना बजट खुद तैयार कर सकती थी। और क्या किया गया इसमें, तो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई। 1926 में लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई। जो जितने भी अभ्यर्थी होते उन सबका एग्जाम वगैरह लेने के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई साथी। तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेगू कौन था, भारत का सचिव था, चेम्सफोर्ड वाइसराय था उस समय। ठीक है, तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई अलग अलग, ठीक है, और अपने अपने विषय पर कानून बना सकते थे इसमें। और प्रांतीय विषय हैं उनको पुनः दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सिख, यूरोप, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों के लिए पृथक से अलग से निर्वाचन की यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई। संपत्ति, शिक्षा और टैक्स के आधार पर मताधिकार दिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ साथियों राज्य विधानसभाएं आप अपना बजट खुद तैयार कर सकती थी। और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये था अपना 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसका नाम था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार
अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब साथियों हम पढ़ेंगे कि भारत का या भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कि ये क्या था। देखो साथियों, आज का जो अपना फिलहाल का भारत का जो संविधान है उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका। भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो ऐसे कैसे हमारे संविधान में देखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। याद रखना, इसमें कितनी धाराएं थी? तो 321 धाराएं थी। ठीक है, 321 और 321 धारा और 10 अनुसूची थी इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्या क्या था 1935 के भारत शासन अधिनियम में? ठीक है, तो 321 धारा और 10 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां। ठीक है साथियों, था क्या? अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें राज्य और जो रियासत थी, राज्य और जो रियासत थी उनको एक इकाई की तरह माना गया। राज्य और रियासतें, उस समय राजाओं की रियासत जो हुआ करती, इनको इकाई माना गया, एक इकाई की तरह माना गया। कैसे माना गया? एक इकाई की तरह। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या किया गया साथियों? तो जो राज्य और जो रियासतें थी उनको इकाई की तरह माना गया। ठीक है, और इनके बीच में क्या किया गया? इनके बीच में सूचियां बना दी गई 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची अब फिलहाल भी हमारे संविधान में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, हालांकि विषय अब अलग है, उस समय अलग थे। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये चीज ध्यान रखना आप कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उस समय कितने कितने विषय थे, कितने विषयों पर कानून बना सकती थी संघ सरकार? 59, राज्य सरकार 54 पे और समवर्ती सूची में 36 या 36 विषय थे। ठीक है, तो ये किया गया। और देखो अवशिष्ट जो शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां वो किसको दे दी गई? वो थी गवर्नर के पास। उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर को। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना कि भाई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई? गवर्नरों को दे दी गई। और इसके साथ साथ और क्या किया गया? यहां पे देखेंगे हम, भारत शासन अधिनियम 1935 में 10% जो जनसंख्या थी उनको वोट का अधिकार दिया गया। कितने परसेंट है? 10% जनसंख्या को अब मत का अधिकार मिल गया या मताधिकार मिल गया, मताधिकार मिल गया साथ। ठीक है ना, कितनी परसेंट जनसंख्या को? 10% जनसंख्या को। और क्या किया गया इसमें? 11 राज्य थे टोटल, या ऐसे कहें भाई केंद्र में द्विवेद शासन लागू कर दिया। केंद्र में जो अपना द्वैध शासन है वो शुरू कर दिया या लागू कर दिया। द्वैध शासन, शासन के 2 या 2 से अधिक, 2 रूप। ठीक है ना, 1 से अधिक रूप। अब देखो साथियों, उस समय 11 राज्य थे, उनमें से 6 राज्यों में, तो 11 में से 6 राज्यों में, 11 में से जो 6 राज्य थे उनमें क्या? द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी गई। द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी गई, यानी 2 सदन थे वहां।
ठीक है। और वो कौन कौन से राज्य थे? तो बंगाल, बंबई, मद्रास और बिहार। देखो, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार। मद्रास है बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। एक संयुक्त प्रांत था और एक था असम। 11 राज्यों में से कितनों में? 6 में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी। ठीक है। और देश की मुद्रा व साख पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कर दिया गया? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसका मुख्यालय मुंबई में था। ठीक है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से बना था रिजर्व बैंक, कि भाई साख पर नियंत्रण रखने के लिए और मुद्रा देखने के लिए रिजर्व बैंक की क्या की गई थी। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी यहां पे। तो संघीय न्यायालय की स्थापना ये 1 अक्टूबर को बना था। ठीक है। तो देखो साथियों, भारत शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषता, 1935 की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात, राज्य और रियासत है ना, उनको एक इकाई मान ली। उनके बीच में शक्तियों का कार्यों का विभाजन कर दिया गया। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 थे, समवर्ती सूची में 36। जो विशेष शक्तियां होती वो किसके पास रहती? गवर्नर के पास में। यहां पे आप यहां देखो, ये जो विशेष शक्तियां होती है ना, ये विशेष शक्तियां हैं, ये उस समय किसके पास थी? वायसराय के पास। ये याद रखना, सॉरी। ठीक है। तो वायसराय के पास में थी। किसके पास में हुआ करती विशेष शक्तियां? वायसराय के पास में हुआ करती। ठीक है। ये गवर्नर सबर गलती से लिखा गया था। अब देखो साथियों, और क्या किया गया उस समय? 10% जनसंख्या को मताधिकार दिए गए। केंद्र में द्विवेद शासन लागू कर दिया गया। और 11 में से 6 प्रांत ऐसे थे जहां द्विसदनीय व्यवस्था होगी, 2 सदन थे वहां। ठीक है। वो कौन कौन सा? बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब करी गई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया साथियों। ठीक है। इसके साथ साथ संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई जो अपना भारत शासन अधिनियम है या भारत स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो साथियों, इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, उसने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी। 20 फरवरी 1947 को क्या कर दी? घोषणा कर दी। ठीक है। उसने घोषणा की कि हम जो है, अब हमारा कोई उद्देश्य भारत के ऊपर राज करने का नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अपना खुद का शासन है अपने हाथ में ले। ठीक है। तो एटली ने या ब्रिटेन प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी। और घोषणा ये कर दी कि 30 जून 1947 को जो भारतीयों का शासन है वह भारतीय लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा। ठीक है। भारतीय लोगों का शासन क्या कर दिया जाएगा? भारतीय लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा, या भारतीय जो हैं वो खुद अपना शासन कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच मुस्लिम लीग है,
तो मुस्लिम लीग इसके ऊपर क्या होगी, या मुस्लिम लीग के जितने सदस्य थे उन सब ने क्या किया, इसके ऊपर असंतोष प्रकट कर दिया। वो कहते थे कि हम इससे खुशे नहीं हैं। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने क्या कहा कि हम इस व्यवस्था से खुशे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें 2 राष्ट्र चाहिए, ठीक है ना, हमें भारत में नहीं रहना, हमें 2 राष्ट्र चाहिए, ठीक है। इसलिए 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को जो वायसराय माउंटबेटन था, वायसराय माउंटबेटन, उसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लॉन्च करी और इसमें ऐसा कह दिया गया कि भाई भारत के विभाजन की योजना पेश कर दी इसमें कि भाई भारत और पाकिस्तान नाम कैसे 2 राष्ट्र हों, ठीक है ना। इसके ऊपर मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है, दोनों ने अपनी सहमति दे दी और परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को, या ऐसे कहें 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को, ठीक है, आजादी मिल गई। और इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। साथियों, आगे जो संविधान का पार्ट 3 आएगा उसमें इसे आगे पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि वास्तव में ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है तो हमारा जो चैनल है, आपका जो चैनल है जीके भाई मालाराम सर, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।